Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we are going to discuss about result of Canadian election 2025 and its impact on India. जो recently development है वो बता रही है कि लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले मार्क कार्नी कनाडा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। कनाडा अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि कनाडा एक डेमोक्रेसी कंट्री है, G7 ग्रुप का पार्ट है, G20 ग्रुप का पार्ट है, 5 जो कंट्रीज का ग्रुप है उसका भी कनाडा पार्ट है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो खालिस्तानी इशू को लेके कनाडा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर इंडियन डायस्पोरा जो सबसे बड़ा डायस्पोरा है कनाडा में रहता है, उसकी वजह से भी इंडिया और कनाडा के रिलेशन अच्छे होने जरूरी है। हालिया कुछ समय में इंडिया और कनाडा के रिलेशन अच्छे नहीं रहे, इसके पीछे काफी ज्यादा इश्यूज रहे हैं। या फिर बात करें हम क्यों इतना होपफुली हैं कि मार्क कार्डने के आने के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशन अपने आप सुधर जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या था अंडर जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हीं के कार्यकाल में इंडिया पे एक एलिगेशन लगता है कि सितंबर 2023 में जो एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या करा दी जाती है इंडिया के एजेंट्स के द्वारा, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया ने इस तरीके के जो एलिगेशन है उनको बिल्कुल बेतुका बताया है और मोटिवेटेड बताया है, और बताया है कि इससे इंडिया की जो रेपुटेशन है वो खराब होगी और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हमारी बात होती है, वो भी खत्म हो जाए। इंडिया का हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है, वो कनाडा की धरती का यूज़ करके इंडिया के अगेंस्ट क्रैकडाउन करते हैं और वहाँ पे इस मूवमेंट को चलाते हैं। इंडिया ने ये भी बोला है कि हम जो भी इंटेल आपको देते हैं कि आप खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है, उन पे आप कार्रवाई करिए, आप ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। अब ये खालिस्तानी मूवमेंट है क्या? ये 1980s से चलता आ रहा एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है जो कि कुछ सिख एक्टिविस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें ये लोग क्या चाहते हैं, ये एक अलग देश की माँग करते हैं। इस अलग देश में कौन-कौन सा एरिया आता है? कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान का पंजाब, पूरा इंडिया का पंजाब, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इन सभी को मिला के एक नए देश की माँग की जा रही है। इंडिया के हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में या इंडिया के पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में खालिस्तानी इश्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से चाहे अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ हो, जो कि गोल्डन टेम्पल पे हुआ था, या फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होगी, और इसके बाद जो दिल्ली दंगे में सिख लोगों पे एट्रोसिटीज हुई है, ये सारी चीजों के पीछे रीजन कौन रहा है? खालिस्तान रहा। अब हम देखते हैं कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो खालिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी वो फुल मेजोरिटी की नहीं थी, उसको कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। इसकी वजह से उसको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा। अब इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हेड था वो कौन था? जगमीत सिंह। और ये एक बहुत बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर है और इसने हमेशा जस्टिन ट्रूडो को प्रेशराइज किया है कि जो खालिस्तान का इश्यू है उसको विश्व पटल पे आप लेके आइए और एक हाईलाइट बना के रखिए। और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने तो ये भी माना है कि ये एक वोट बैंक की राजनीति है, ना कि एविडेंस बेस्ड राजनीति। 2025 में जनवरी में एक रिपोर्ट सामने आती है जो कि कैनेडियन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लेके आए निज्जर की किलिंग पे। उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी फॉरेन कंट्री का, फॉरेन स्टेट का निज्जर की किलिंग में हाथ नहीं है। तो इंडिया का तो कैसे ही हो सकता है? इस तरीके से जो इंडिया एक तरीके से साफ-सुथरी इमेज के साथ यहाँ से निकल गया। और इस रिपोर्ट के सामने आने से पहले ही जो जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया था। उन्होंने ये बोला था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, इंटेल बेस्ड मेरी स्पेकुलेशन है, मैं फुल प्रूफ ऐसा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ अभी। तो इस तरीके से इन्होंने बैक स्टेप ले लिया। अब हम बात करें मार्क कार्ने, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो इतना विज़नरी क्यों हैं? तो पहले तो हम देखते हैं कि जो कनाडा का रिजल्ट आया है इलेक्शन का, उसमें स्टेटस क्या है? जो लिबरल पार्टीज़ हैं, उसके पास 169 सीट्स हैं, कंजर्वेटिव पार्टीज़ के पास 144 सीट्स हैं, जो फ्रेंच ग्रुप है, फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप, उसके पास 22 सीट्स है, और ये जो जगमीत सिंह की पार्टी है, उसके पास इस बार 7 सीट्स ही आई है, और सबसे बड़ी बात, जगमीत सिंह इसमें हार चुका है। ग्रीन पार्टी के पास 1 सीट है। टोटल ये हो जाती है आपकी 343 सीट, और इस 340 सीट्स में जो गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको सीट चाहिए, वो है 172 का आंकड़ा। लिबरल पार्टी के पास 169 है। अगर कंजर्वेटिव पार्टी भी आ जाती सत्ता में, तो ये भी इंडिया के लिए अच्छा रहता, ठीक है? क्योंकि ये राइट विंग पार्टी है। अब हम देखते हैं मार्क कार्डने का बैकग्राउंड। मार्क कार्डने एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड, और ये हमेशा ही लिबरल पार्टी के सक्सेसर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के बाद, ठीक है? ये
कैसे सक्सेसर बने इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन क्या है मार्क कार्ने का, ठीक है? कार्ने ने हमेशा से यही बोला है कि इंडिया हमारे लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बात करें पर्सनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे या फिर स्ट्रेटेजिक लेवल, ठीक है? कार्ने ने रामनवमी में भी पार्टिसिपेट किया, जब हिंदू कम्युनिटी ने सेलिब्रेशन कर रहा था। इससे वो क्या चाह रहे थे, वो एंगेज होना चाह रहे थे इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर के इवेंट्स में या फिर बात करें इंडियन कम्युनिटीज़ में, ताकि वोट बैंक भी बढ़ सके और ये जो रिफ्ट आया है इंडिया और कनाडा के बीच में, वो खत्म हो सके। कार्ने ने हमेशा से ये अवॉइड किया है कि वो निज्जर की किलिंग पे कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करे। इससे इंडिया इस तरीके से खुश हो सकती है कि ये एक बैलेंसिंग वे है डील करने का। क्योंकि इंडिया ये भी नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से अवॉइड करके खुद के कनाडा में भी खराब हो जाए, ठीक है? अब कार्ने क्या चाहते हैं, डाइवर्सिफाइंग ट्रेड रिलेशन, क्योंकि आपको पता होगा जब से जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे यूएसए के, तो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को खुद का गवर्नर बोलना स्टार्ट कर दिया था और कनाडा को खुद का 51 यानी 51वां स्टेट मानने लग गए थे। इससे जो कनाडा के लोग थे आपस में भड़क चुके थे, ठीक है? और क्या चाह रहे थे, उसमें देश प्रेम की भावना जाग गई। इससे कनाडा पे क्या हुआ, यूएसए ने एक तरीके का टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया, चाहे स्टील हो चाहे एल्यूमीनियम, उस पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। अब इस परिस्थिति में कनाडा क्या चाहता है कि उसका पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड होता रहे, ना कि वो यूएसए पे डिपेंड रहे। इसलिए क्या चाहते हैं, कार्ने चाहते हैं डाइवर्सिफाइंग ट्रेड रिलेशन, ठीक है? और उसके लिए इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है और एडवोकेट करते हैं हमेशा से ही कनाडा के ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया, ठीक है? और इंडिया एक सबसे बड़ा पार्टनर हो सकता है कनाडा के। शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो कार्ने हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी पदों पे काम किया है और उन्होंने एक टेन्योर था उनका, जब उस उन्होंने ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट पे भी काम किया था और वो क्या करता था, वो इंडिया में रियल एस्टेट या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में उसमें इन्वेस्टमेंट करता था। तो कार्ने को ये पता है कि इंडिया का पोटेंशियल कितना है, आने वाले समय में इंडिया कितना अच्छा ग्रो कर सकता है, इंडिया की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्ने ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो कनाडा के रिलेशन है काफ़ी अच्छे बने रहे। अब हम देखेंगे इंडिया का रिस्पॉन्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है। इंडिया का ऑफिशियल स्टांस हमेशा से यही रहा है कि अ, वसुधैव कुटुंबकम, हम किसी से बैर नहीं चाहते हैं, हम किसी से एनिवर्सिटी रखना नहीं चाहते हैं। तो इंडिया यही बोलता है कि जो हमारा रिलेशन होगा कनाडा के साथ, वो म्यूचुअल ट्रस्ट और सेंसिटिविटी जो भी खालिस्तानी इश्यू को लेके उसको खत्म करके ही आगे बढ़ेगा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी बोला है कनाडा को एड्रेस करते हुए कि जो आपके यहाँ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और सक्सेशनिस्ट है, उनको आप पहले क्रैकडाउन कीजिए, उन पे न्यूट्रलाइज़ कीजिए, उसके बाद हम हमारे जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। अब ये जो डायस्पोरा का फैक्टर है, मैंने बताया है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, सबसे बड़ा डायस्पोरा जो कि कनाडा में रहता है, उससे क्या होगा, इंडिया हमेशा से प्रायोरिटाइज़ करता है अपनी सॉवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिया चाहता है कि जो खालिस्तानी इश्यू है, जिसको अब्रॉड में सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो रैली के थ्रू हो गया, चाहे सोशल मीडिया या फिर फंड रेज़िंग, जिसको पाकिस्तान और चाइना करता है। तो एक तरीके से हमेशा से ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, उसके लिए खतरा रहता है। मैनी इंडियंस देखते हैं ट्रूडो को एक तरीके से खतरा देखते थे, जिसकी वजह से ट्रूडो वहाँ से चले गए हैं, है ना? लिबरल पार्टी ने ही ट्रूडो को हटा दिया है और जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनको एक अपॉर्च्युनिस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करें 2.8 मिलियंस इंडो कैनेडियंस, जो मेजर सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स है कनाडा के लिए और जो 4,27,000 इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और लेबर मार्केट में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तरीके से कनाडा की इकोनॉमी इंडियन डायस्पोरा पे ही टिकी हुई है, क्योंकि वहाँ पे लेबर मार्केट में जो इंडियंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स, चाहे वो पंजाब एरिया से हो या इंडिया के किसी भी एरिया से, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं और वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है? अब हम बात करें इंडिया और कनाडा के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कहीं-कहीं से बोरो की है। तो इंडिया ने कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे क्या-क्या बोरो किया है? पहला है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में बँटा तो रहेगा देश, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावर होगी, किसके पास होगी? वो सेंटर के पास होगी। ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा है रेसिड्यूरी पावर विद इन द सेंटर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ चीजें होती है जिसपे
लॉ बनाने का अधिकार किसको होता है? स्टेट लिस्ट होती है, कुछ सेंट्रल लिस्ट होती है और कुछ होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है? अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना तो स्टेट लिस्ट में होती है, ना कंकरेंट लिस्ट में होती है, उसपे नियम कौन बना सकता है? उसपे लॉ बना सकता है सेंटर। तो क्या है? रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। जैसे हर स्टेट में गवर्नर्स की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सेम कनाडा में भी ऐसा किया जाता है और हमने ये प्रावधान भी कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। 5 अगर हम बात करें एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अब जब हमारे राष्ट्रपति किसी बात पे संज्ञान लेना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। उसी तरीके से ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है क्योंकि कनाडा में भी जो हेड होता है वो वहाँ के कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि ये जो प्रावधान है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है ये कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है? ये जो प्रावधान है क्वासी फेडरल, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल स्थिति में तो हम सब लोग सेंट्रल और स्टेट में बँटे होंगे, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो पूरा सेंट्रलाइज़ हो जाएगा। मतलब सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? सेंट्रल के हाथ में आ जाएगी, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हमने जाना कि किस तरीके से कनाडा और इंडिया के बीच में रिफ्ट पैदा हुआ था और आने वाले समय में मार्क हेनरी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशन में सुधार आ सकता है। आज का रैप अप क्विज़ आपका रहेगा, व्हाट ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड द करंट कनाडा यूएस बॉर्डर? अब इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है? ये जो बॉर्डर है वेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। अब इसमें ये भी आपको पता करना है कि कौन-सी ये 5 लेक है जिसको ग्रेट लेक बोलते हैं। ठीक है, 5 झीलें हैं जिसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ये जो कनाडा यूएस का बॉर्डर है, ये किस एग्रीमेंट के थ्रू हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस, ओरेगन ट्रीटी, जे ट्रीटी, रश पेगोड ट्रीटी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग विद ऑब्वियस क्लासेस।